इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती है। पॉडकास्ट का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या फिर अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का हेतु केवल मनोरंजन है। निशिरी डाक, भूत प्रेत, छलावा, ऐसे कई नाम हैं, लेकिन इस कहानी को मैं क्या नाम दूं मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। पर यह कहानी शायद उन सब से थोड़ी अलग है, तो आप ही इसे कोई अच्छा सा लेकिन डरावना सा नाम दे देना। भूत प्रेत के बारे में बातें करते वक्त हमें इतना डर तो नहीं लगता, पर जिनका उनसे सामना हो जाता है वही उस डर को अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे साथ हुई घटनाएं भी कुछ ऐसी ही है। मेरा नाम विकास शर्मा है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। ये उन दिनों की बात है जब मैं नया नया ही एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। साल 1968 था शायद। तब मैं दिल्ली में रहा करता था और उस वक्त हमारी कंपनी का एक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में शुरू था। एक गांव के करीब बांध बनाने का काम चल रहा था। गांव का नाम ठीक से याद नहीं, अब अजीब सा नाम था, कौन सी तो वाड़ी ऐसा कुछ, और वो गांव बस नाम के लिए था। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि वहां बस कुछ 10 या 12 ही घर थे। वहां लाइट नहीं थी, रेडियो नहीं था, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं था। पर मैंने सोचा कि मुझे थोड़ी ना वहां रहना है, बस कुछ दिनों की तो बात है। कंपनी जल्द ही कोई एक्सपीरियंस इंजीनियर अपॉइंट कर देगी और मैं चला जाऊंगा। असल में हुआ यह था कि वहां जो इंजीनियर था दीपक पाल, वो बीच में ही काम छोड़कर कहीं भाग गया था। वो अचानक कहाँ चला गया और क्यों गया किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन जाते जाते वो कंपनी के पैसे लेकर कहीं गायब हो गया था। तो कंपनी ने कुछ दिनों के लिए मुझे उसकी जगह संभालने को भेजा था। तो दूसरे दिन सुबह मैं उस गांव पहुंचा, पर गांव जाने के बजाय मैं सीधे डैम का काम देखने चला गया। शाम तक मैंने पूरे कामकाज का जायजा लिया। वहां मेरा ख्याल रखने के लिए और मेरे खाने पीने का इंतजाम करने के लिए वहीं आसपास के किसी गांव का एक आदमी रखा हुआ था। भैरव नाम था उसका। दिन भर वो मेरे आगे पीछे घूम रहा था। तब तक तो मेरे मन में ये ख्याल तक नहीं आया कि मुझे कहाँ रहना है, लेकिन शाम होते होते मुझे बहुत थकान महसूस होने लगी। तब पहली बार मैंने भैरव से बात की। भैरव, मेरे रहने का इंतजाम कहाँ है? तो भैरव ने अपना सर झुकाते हुए कहा, अभी तक तो नहीं किया साहब, सुबह से मैं वही पूछने के लिए आपके आगे पीछे घूम रहा था। तो पूछा क्यों नहीं? साहब वो, और इतना कहकर वो चुप हो गया। अच्छा जाने दो, वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। अब पहले बता मुझे कहाँ रहना है। भैरव ने कहा, साहब आप चाहे तो यहीं रह सकते हो, पहाड़ी पर, इन मजदूरों के साथ। तो मैंने उससे पूछा, पहले वाले जो इंजीनियर साहब थे वो कहाँ रहते थे? तो भैरव ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, अरे क्या हुआ, बताओ तो सही, कहाँ रहते थे वो? तो भैरव थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, जी वो ये इसी पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा गांव है, वही एक मकान में रहते थे। तो मैंने उससे कहा, तो ठीक है, चलो वहीं चलते हैं। तब भैरव ने पीछे हटते हुए कहा, पर साहब वो घर रहने के लिए अच्छा नहीं है, मतलब लाइट और पानी की प्रॉब्लम है वहाँ, इसलिए वो मकान ज़्यादा कोई इस्तेमाल नहीं करता। तो मैंने उसे आगे खींचते हुए कहा, जो भी हो, मुझे वो मकान देखना है जहाँ से वो इंजीनियर साहब भाग गए थे। चलो मुझे वो मकान दिखाओ। भैरव के चेहरे को देख अब भी ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ कहे आगे आगे बढ़ रहा था। वो ठंड के दिन थे। जब हम घर जाने के लिए निकल पड़े तब अंधेरा हो चला था। गांव का वो मकान डैम से बस 15 मिनट की दूरी पर था। जब हम वहां पहुंचे तो भैरव ने टॉर्च निकाली और एक नज़र मकान के आसपास घुमाई। तब मैंने देखा कि वहां सामने की तरफ आम का, नारियल का ऐसे कुछ पेड़ थे। दरवाजे को एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मकान की चाबी वहीं किसी दरार में छुपा कर रखी हुई थी। भैरव ने चाबी लेकर उस ताले को खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही अंदर की बदबूदार हवा हमारे मुंह पर आ गई। अंदर सच में कोई लाइट नहीं थी। सामने एक टेबल पर माचिस और लालटेन थी।
एक कोने में एक अलमारी थी और खिड़की के पास और एक दूसरी दीवार को लगकर ऐसे 2 पलंग थे। इसके अलावा उस घर में और कुछ भी नहीं था। वहीं एक कोने में एक बैग रखा हुआ था जो शायद यहाँ जो इंजीनियर रहता था उसका लग रहा था। तो मैंने भैरव से कहा, ये बैग किसका? भैरव ने मेरी बात पूरी होने से पहले ही जवाब दिया, साहब ये उन्हीं का है, दीपक साहब का। तो मैं कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया कि अगर सच में वो भाग गया होता तो वो आराम से बैग लेकर चला जा सकता था, और वो बैग यहाँ छोड़कर क्यों गया होगा। तब तक भैरव ने अंदर रखे हुए लालटेन को और कुछ दियों को जला दिया। अब घर में अच्छी खासी रोशनी हो गई थी। वहां ठंड इतनी ज्यादा थी कि वहां किसी लाइट, किसी फैन की जरूरत नहीं थी। दिए जलाने के बाद भैरव मेरे लिए खाना लाने गांव चला गया। भैरव के जाने के बाद मैंने उस घर को अच्छी तरह से देखा। उस घर के पीछे एक कुआं था। मैंने कुएं से 2 बाल्टी पानी निकाला और वहीं अपने हाथ पैर धो लिए। ऊपर आसमान में चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कौन सी रात थी पता नहीं, पर अंधेरा बहुत ज्यादा था। शायद चांद निकलने में अब भी वक्त था, लेकिन पहाड़ों से नीचे उतरती ठंडी हवाओं की वजह से बाहर बहुत ठंड लग रही थी। कुछ ही देर में भैरव गांव के किसी घर से मेरे लिए खाना लेकर वापस आ गया। शायद मेरे आने से पहले ही उसने मेरे खाने का इंतजाम कर रखा था। भैरव ने मेरी थाली लगाई और खुद भी मेरे पास बैठ गया। मैंने भैरव से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तो उसने कहा, पास ही के गांव में। और तुम्हारे पत्नी बच्चे सब? तब भी भैरव ने मेरी बात पूरी होने से पहले ही जवाब दिया, मेरा कोई नहीं है। उसने बहुत ही रूखी आवाज में मुझे जवाब दिया। खाना होने के बाद भैरव ने डिब्बा उठाया और सुबह होते ही वापस आ जाऊंगा इतना कहकर वो सीधे घर से बाहर चला गया। मैं भी उसके साथ साथ मकान के बाहर के गेट तक चला गया। बाहर इतनी ठंड थी कि शरीर में सनसनाहट पैदा कर रही थी। भैरव तेजी से चला जा रहा था। कुछ ही पल में वो अंधेरे में कहीं गायब सा हो गया। भैरव के जाते ही जैसे ही मैं पीछे घर की ओर मुड़ा तो कांच की खिड़कियों से अंदर की लालटेन की रोशनी बाहर आती दिखाई दे रही थी। और तब एक पल के लिए मुझे वहम हुआ कि उसी में से एक खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। वो शायद मेरा वहम ही था, क्योंकि अगले ही पल खिड़की खाली थी, वहां कोई नहीं था। मैंने उस बात को टाल दिया और अंदर जाकर सोने की तैयारी कर ली। लेकिन कई दिनों से मकान बंद होने की वजह से अंदर रखी हुई हर एक चीज से अजीब सी बदबू आ रही थी। तो मैंने आराम कुर्सी को बाहर निकाला और वहीं बैठे बैठे मैंने एक सिगरेट सुलगाई। कुछ भी कहो, लेकिन मुझे वहां सुकून लग रहा था। शहर से भागदौड़ से दूर मेरे मन को सब शांत लग रहा था। तो उस रात मैं बहुत आराम से सो गया। दूसरे दिन एकदम सुबह सुबह भैरव घर आ पहुंचा। आते ही उसने मुझे चाय और नाश्ते के बारे में पूछा। मैंने उसे चाय नाश्ता वही लेकर आने को कहा। मेरी सारी तैयारी होने तक भैरव चाय नाश्ता लेकर वापस आ भी गया। नाश्ता होने के बाद फिर हम दोनों डैम पर निकल गए। दिन भर बहुत भागदौड़ हुई। सब काम देखते समझते रात हो गई, इसलिए मैंने वहीं उन मजदूरों के साथ खाना खा लिया। खाना होने के बाद भैरव अपने घर जाने के लिए निकल रहा था कि मैंने उसे रोककर मेरे साथ घर आने को कहा। लेकिन इतनी रात को घर आने की बात सुनकर उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो एकदम शांत हो गया। मैंने उससे फिर कहा, अरे चलो भी, मुझे भी कंपनी हो जाएगी। लेकिन शायद वो मेरे साथ उस घर में आना नहीं चाहता था। किसी तरह मैंने उसे घर आने के लिए राजी कर लिया। लेकिन रास्ते भर में उसका ध्यान बार बार आसपास की सुनसान जगहों पर जा रहा था। हवाओं और पत्तों की सरसराहट से उसका बदन कांप उठता था। किसी तरह उस ठंड में ठिठुरते हुए हम घर पहुंचे। तब जाकर भैरव को सुकून महसूस हुआ। उसने अंदर जाते ही अपनी जेब से एक बोतल निकाली और कुछ घूंट पीकर वो आते ही दीवार से लगे पलंग पर लेट गया। मैंने टेबल पर रखी लालटेन की लौ को कम कर दिया। उसकी हल्की रोशनी भी मेरे लिए काफ़ी थी। अब अचानक से मुझे बहुत थकान महसूस होने लगी और मैं जाकर अपने बिस्तर में सो गया। मेरी आंखें नींद से बंद ही हो रही थी कि मुझे किसी की बारीक आवाज में पुकार सुनाई दी। उस आवाज को सुन मैंने झट से आंखें खोली
तो अब मुझे किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन पहली वाली आवाज़ अलग थी, जबकि दूसरी रोने की आवाज़ किसी आदमी के रोने की थी। मैंने ठीक से सुना तो वो भैरव की आवाज़ थी। भैरव, भैरव, क्या हुआ तुझे? रो क्यों रहा है? मैंने अपनी जगह से ही भैरव को नींद से जगाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने उसके पास जाकर देखा तो वो आराम से सो रहा था और अगले ही पल वो खर्राटे मारने लगा। मेरे लिए वो सब जैसे कोई बुरा सपना था। मुझे अजीब सा लगा। अभी तो ये रो रहा था। मैं फिर आकर मेरे बिस्तर में लेट गया। हाथ की घड़ी में देखा तो रात के 2:30 बज चुके थे। पता नहीं पर क्यों उस वक्त मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो मैं घर से बाहर चला गया और जाकर पीछे के दरवाजे में आराम कुर्सी में बैठ गया और बैठे बैठे मैंने एक सिगरेट सुलगाई। आज बाहर थोड़ी रोशनी नजर आ रही थी, लेकिन ये जगह अजीब थी। छोटा सा गांव होने के बावजूद सब मकान एक दूसरे से काफी दूर थे। घर के पीछे ही छोटा सा आंगन था और उसी आंगन में एक कुआं था। आसपास घुटनों तक घास उगी हुई थी और नजर उठाओ तो सीधा आगे कुछ दूरी पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। जब मैं आसपास के नज़ारे को देख रहा था तब मुझे कुएं के पास कुछ हलचल महसूस हुई। वो देख मैं थोड़ा चौकन्ना हो गया। मैंने उसे ठीक से देखने की कोशिश की, पर वो क्या था वो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसके आकार से ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी तरफ पीठ करके बैठा हुआ हो और वो अपने कंधे को, सर को घुटनों में छुपाकर, झुककर अपने बदन को सिकुड़कर बैठा हुआ है। बदन पर गीले कपड़े हैं। चांद की रोशनी में मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। उस सुनसान जगह इतनी रात को कौन आने की हिम्मत कर सकता है? बाहर ठंड भी बहुत थी और घना कोहरा भी था। तो मैं बार बार उसे ठीक से देखने की कोशिश कर रहा था और ये सोच रहा था कि कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। वहां हलचल तो दिखाई पड़ रही थी, पर वो क्या था वो मैं अब भी समझ नहीं पा रहा था। मैंने सोचा पास जाकर देखना ठीक रहेगा और मैं वहां की पुरानी पत्थरों की सीढ़ियां उतरने लगा। 1-2 सीढ़ियां उतरने के बाद मैं अचानक अपनी जगह पर ही रुक गया। सोचा कि ये अनजान और सुनसान इलाका है। मैं यहाँ किसी को जानता तक नहीं और यहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं वो तक नहीं जानता, तो शायद जान का खतरा भी हो सकता है। और मैं वापस पीछे मुड़ गया, सिगरेट खत्म की और सीधे घर के अंदर चला गया। अंदर से दरवाज़ा लगा लिया और जाकर अपने बिस्तर में सो गया। सुबह के 6:30 बजे मेरी आंख खुली। तब तक भैरव मेरे लिए चाय लेकर आ चुका था। आज मुझे बहुत काम था। मैं उठते ही मुंह हाथ धोने के लिए कुएं पर चला गया। वहां जाते ही मुझे वो रात की परछाई याद आ गई और मेरी नज़र अपने आप ही उस जगह एक पत्थर की ओर चली गई जहां मैंने कल रात किसी को बैठे हुए महसूस किया था। वो जगह अब भी गीली थी, वहां अब भी कहीं कहीं पानी था। फिर सोचा कि रात शायद मैंने ही पानी की बाल्टी उस जगह रख दी होगी और मुझे अभी याद नहीं होगा, और शायद मैं बिना वजह उन सब बातों का अलग मतलब निकाल रहा था। और ऐसा सोचकर मैं अपने रोज़मर्रा के कामों में जुट गया। जब मैं डैम पर गया तब मुझे ध्यान में आया कि भैरव की आंखें बहुत लाल लाल हो चुकी थी, जैसे रात उसकी नींद पूरी ना हुई हो। और तब मुझे उसकी वो नींद में रोने वाली बात याद आ गई और फिर मैंने भैरव से उस बात के बारे में पूछा, भैरव, रात अचानक तुम्हें कुछ हो गया था? मतलब कोई बुरा सपना वगैरह देख लिया था क्या? तो भैरव ने पूछा, मतलब साहब? मैंने कहा, अरे रात को अचानक ही तुम कराने लगे थे और फिर रोने भी लगे। तो उसने कहा, नहीं मुझे कुछ याद नहीं, मतलब किस बारे में आप बात कर रहे हो? और इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। शायद वो मेरी बात का जवाब देना टाल रहा था। उस दिन शाम को मैं ऐसे ही गांव घूमने चला गया। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि वो गांव नाम के लिए था। वहाँ बस कुछ 10-12 घर थे और वो घर भी एक दूसरे से अच्छी खासी दूरी पर थे। गांव में हर कोई भैरव को जानता था और उसी गांव के कुछ लोग डैम पर काम कर रहे थे, तो वो भी मुझे जानते थे। कुछ लोगों से बातें करते करते मैंने भैरव का नाम लिया, तो उसका नाम आते ही सब चुप हो जाते थे या फिर दूसरी कोई बात करते थे।
उसके बाद मैं घर वापस आ गया। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन भैरव कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैं आराम से कुर्सी पर बैठ गया, एक सिगरेट सुलगाई और मैं सोचने लगा। मैं उन चीज़ों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा था। मतलब अब तक मैंने जो देखा था वो अगर मेरा वहम नहीं है तो जिस दिन मैं यहाँ आया था उसी दिन भैरव यहाँ रुकने से मना कर रहा था। उसी रात मैंने खिड़की में एक धुंधली सी परछाई देखी थी और कल रात भी मैंने किसी को देखा था। यह भैरव भी अजीब है, ठीक से कुछ बता नहीं रहा। पिछला इंजीनियर अचानक कहाँ गया वो भी किसी को पता नहीं है। न जाने क्यों पर मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ मेरी जान को खतरा है। अभी तक अंधेरा हुआ नहीं था। आज मैं जल्दी घर वापस आ गया था। तब भैरव भी मुझे ढूंढते हुए घर आ पहुंचा। दरवाजे में आते ही उसने कहा, क्या साहब, कितना ढूंढा आपको, आप डैम पर भी नहीं थे तो लगा आप घर पर होंगे। घर आया तो आप घर पर भी नहीं थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं फिर गांव गया, तब किसी ने बताया कि आप घर गए हो। मैंने भैरव को कुर्सी पर बैठने को कहते हुए उससे कहा, भैरव, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तो भैरव ने कहा, क्या साहब? मैंने घर में यहाँ वहाँ देखते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि इस घर के बारे में लोग कुछ अजीब अजीब सी बातें करते हैं? यह सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। इस घर के बारे में? नहीं नहीं, लोग तो कुछ भी बोलते हैं। तो मैंने भैरव से कहा, मैंने खुद 2-3 बार किसी की मौजूदगी को महसूस किया है। मतलब घर के खिड़की के बाहर, पीछे उस कुएं के पास। मेरी इन बातों का भैरव पर इतना असर पड़ेगा मुझे पता नहीं था। मेरी बातें सुनकर उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया, इतना कि उसके होंठ तक कांपने लगे और थरथराती हुई आवाज में उसने मुझसे पूछा, क्या क्या मतलब आपने किसी को देखा? वो कहते हुए भी उसका बदन पसीना पसीना हो चुका था। तो मैंने कहा, भैरव, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो उसने मेरी बात को टालते हुए कहा, हाँ, नहीं मतलब मैं ठीक हूँ साहब, मैं सोने जा रहा हूँ, सोऊंगा तो अपने आप ठीक हो जाऊंगा। भैरव की हालत देख फिर मैंने जाते जाते उसकी झूठी तसल्ली के लिए कहा, पता नहीं वो क्या था, शायद मेरा वहम था या फिर किसी चीज़ की परछाई देखकर मुझे भ्रम हुआ होगा। तब भैरव ने पीछे मुड़ते हुए मुझसे पूछा, मतलब आपको सच में वहम हुआ था? तो मैंने फिर कहा, हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भैरव को किस बात का डर लग रहा था। अंधेरे से डर लग रहा था, उस अनजान चीज से डर लग रहा था, या फिर कोई दूसरी ही चीज उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो इंजीनियर कहाँ गायब हो गया था, ये भी अब मेरे लिए एक राज बन चुका था। सब चीजें एक दूसरे में उलझी हुई लग रही थी। मैंने देखा कि जब भैरव बिस्तर में पड़ा हुआ था तब भी वो बार बार खिड़कियों पर अपनी नज़र घुमा रहा था। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसकी बेचैनी को मैं देख रहा था। आधी रात हो चुकी थी और भैरव अब भी जाग रहा था। उसकी आंखें बंद थी पर वो बार बार अपनी करवट बदल रहा था। मैं जानता था कि वो अब भी सोया नहीं है। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मैं अपने बिस्तर में शांत पड़ा हुआ था। कुछ वक्त बाद शायद भैरव की आंख लग गई, क्योंकि अब मुझे उसके खर्राटों की आवाज़ आने लगी। मुझे सिगरेट पीने की तलब उठी। मैंने एक नज़र खिड़की से बाहर देखा। आज की रात में कल से ज़्यादा चांदनी नज़र आ रही थी। उस सफ़ेद रोशनी में बाहर का काफ़ी कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। अचानक मेरी नज़र एक दूसरी खिड़की की ओर चली गई कि तभी कोई परछाई सरकती हुई उस खिड़की में आकर खड़ी हो गई। मैंने ठीक से देखा था, वो खिड़की के पास चलकर नहीं आई थी, वो एक तरफ से सरकते हुए आ रही थी। उसने अपने सर पर कुछ ओढ़ रखा था। उसका आकार इंसान जैसा था और वो आकार अब खिड़की के अंदर झांक कर देख रहा था। वो देख मेरी सांस रुक सी गई। सर एकदम से भारी लगने लगा था। मेरी अपनी जगह से हिलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब अपनी जगह पर रुक गया हो, आसपास सब जैसे थम गया हो। और उस परछाई को देख मैं खुद अपनी जगह पर ही जम गया था। तभी मुझे भैरव के सिसकने की आवाज़ आने लगी।
मैं कितनी देर से वैसा का वैसा पड़ा था पता नहीं। छाती पर कुछ बोझ सा लगने लगा। सर एकदम सुन्न सा हो गया। मैं अपने हाथ पैर तक हिला नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब मेरा दम घुट रहा है। मुझे हल्की हल्की सांसें लेने के लिए भी भारी जोर लगाना पड़ रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर अंदर से जोर लगाते हुए अपने आप को उस ताकत से छुड़ाने की कोशिश की, और अगले ही पल एक झटके से मेरी आंखें खुली। वो एहसास ऐसा था जैसे मैं किसी बहुत ही जोर की पकड़ से छूटा हूं। मेरी सांसें भी खुल गई। शरीर पर जो बोझ महसूस हो रहा था वो एकदम से हल्का लगने लगा। मेरी नज़र सामने गई तो वहां खिड़की में अब कोई नहीं था, बस बाहर चांद की सफ़ेद रोशनी नजर आ रही थी। लेकिन उस वक्त तक मैं इतना पसीना पसीना हो चुका था कि माथे से पसीना नीचे टपक रहा था। उस ठंड में भी मेरा शरीर पसीने से भर चुका था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये अचानक क्या हुआ था। क्या मैं अब भी नींद में था, या फिर मैंने कोई बुरा सपना देख लिया था, या ये सब जो मैंने अभी महसूस किया वो सब सच था। मैंने भैरव को देखा तो वो अब भी आराम से सो रहा था। अब बस उसकी नींद में कराहने की आवाज़ आ रही थी। मैं वैसा ही पड़ा रहा और फिर से सब बातों के बारे में सोचने लगा। मैं हर एक चीज़ को, हर एक कड़ी को जोड़कर देख रहा था। सोचते हुए उस रात मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह मैं डरकर बिस्तर में उठकर बैठ गया। शायद ये रात जो हुआ था उसका असर था, या फिर मैंने फिर कोई बुरा सपना देख लिया था जो कि मुझे अब याद नहीं आ रहा था। सूरज अब भी पूरी तरह से उगा हुआ नहीं था, लेकिन उगते सूरज की रोशनी आसमान में सब तरफ फैल चुकी थी। मैंने एक सिगरेट ली और आराम कुर्सी को दरवाजे से बाहर ले जाकर उसमें बैठ गया। मैंने उस खिड़की को देखा जहां कल रात मैंने किसी परछाई को देखा था। वही परछाई जो सरकते हुए खिड़की में आ गई थी, जो खिड़की से घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। वहां की जगह गीली थी। जो मैंने देखा वो सच था, या अब भी वो मेरा कोई भ्रम था, या शायद मैं खामखा ही पागलों की तरह कुछ भी सोचे जा रहा हूं। अगर ये सब सच भी है तो मेरा उससे क्या लेना देना है। बार बार उन सब बातों को सोचकर मेरा दिमाग अब दर्द करने लगा था, तो मैंने फिर उन बातों को टाल दिया। उस मकान में मेरा वो चौथा दिन था। मुझे उस सब से इतना डर नहीं लग रहा था क्योंकि किसी भी वजह से अभी तक मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ था, और न ही मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नजर आ रहा था। लेकिन वो सब जो मुझे नजर आ रहा था वो क्या था? वो भैरव को क्यों नजर नहीं आ रहा था? भैरव के सिसकने का, रोने का उस परछाई से क्या संबंध है? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं दिन भर बाहर रहता था, लेकिन घर आते ही मुझे अजीब सा लगने लगता। मैं जब भी भैरव को देखता उसका चेहरा खिंचा खिंचा नजर आता। वो जरूर किसी बात से घबराया हुआ था। वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रात को वो आराम से सो भी जाता। उसके पास हमेशा शराब की एक बोतल रहती थी। नींद आने के लिए वो शराब का सहारा ले रहा था। उसके अगले कुछ दिन मुझे इतना काम था कि कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिला। दिन भर मैं इतना थक जाता कि बिस्तर पर गिरते ही मुझे नींद आ जाती थी। तो उन सब में न ही मैंने कुछ अजीब महसूस किया और न ही कुछ दिखाई दिया। ऐसे ही 4-5 दिन गुजर गए, और एक दिन की बात है, वो रविवार का दिन था शायद, और मुझे काम से छुट्टी थी। तो बातों बातों में मुझे पता चला कि पास ही के गांव में एक छोटा सा मूवी टॉकीज है जहां पर बहुत दिनों बाद कोई मूवी आया हुआ है। तो उस दिन मैंने मूवी का प्लान बनाया और मैं भैरव को अपने साथ लेकर वहां चला गया। हालांकि मैंने वो मूवी देखा हुआ था, लेकिन गांव वालों के लिए वो नया था। लेकिन फिर भी मनोरंजन के लिए वहां दूसरा कोई भी साधन नहीं था। जब हम घूम फिर कर वापस घर के लिए निकले तो रात के 10:30-11 बज चुके थे। उस वक्त हमारे गांव की तरफ जाने वाले हम दोनों ही थे। तब भैरव मुझे ज़रा डरा डरा सा लग रहा था। वो बार बार टॉर्च चालू कर आसपास देखे जा रहा था। असल में उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि आसपास चांद की अच्छी खासी रोशनी थी। आखिरकार हम चलते चलते घर के आंगन तक पहुंच गए। चाबी मेरे पास थी, तो इस बार मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन भैरव तब भी टॉर्च की रोशनी ताले पर मारने के बजाय यहाँ वहाँ घुमा रहा था। आखिरकार हम दोनों घर के अंदर चले गए। रात बहुत हो चुकी थी और अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था,
मुझे बस आराम से सोना था। सोने से पहले मुझे बस एक सिगरेट पीनी थी। मैं हमेशा की तरह घर के बाहर की आराम कुर्सी में जाकर बैठ गया। सिगरेट खत्म होने के बाद पीछे का दरवाज़ा बंद कर मैं पीछे मुड़ा ही था कि मुझे वो दिखाई दी, और उसे देख मैं अपनी जगह पर ही रुक गया। वो वही परछाई थी जिसे मैंने 2-3 बार देखा था। लेकिन ये है कौन, और इतनी रात को घर के अंदर क्या कर रही है? वो घर में यहाँ वहाँ घूम रही थी। मुझे लगा कोई पागल तो नहीं, तो मैंने उसे आवाज़ तक दी, कौन है, क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन शायद मेरी आवाज़ उस तक पहुंची ही नहीं, और तभी वो मेरे नज़रों से आगे निकल गई, या फिर शायद उसने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया था। मैं आगे बढ़ा तो वो खिड़की के पास खड़ी थी। खिड़की के बाहर से अंदर आती चांद की रोशनी में मैं उसे देख पा रहा था। मुझे देख उसने अपनी गर्दन जरा भी नहीं हिलाई। वो बस किसी चीज़ को देखे जा रही थी। मतलब उसकी आंखें बिल्कुल उसी चीज़ पर गड़ी हुई थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे। मैं उसे देखने के लिए अपना एक एक कदम आगे आगे बढ़ा रहा था, और जब मैं उससे कुछ कदम दूरी पर आ गया तब पहली बार डर मेरे मन को छू कर निकल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो मैं देख रहा हूं वो कोई इंसान है या कोई भूत है। कुछ पल के लिए मैं अपनी जगह पर ही जम गया। अब मैं उसे साफ साफ देख पा रहा था। वो कोई औरत थी। उसमें जरा भी हलचल नहीं थी। उसे देख कोई भी कहता कि वो कोई प्रेत है, लेकिन उसके बावजूद वो मुर्दा नहीं लग रही थी। तब मुझे उसके चेहरे का सिर्फ एक तरफ का हिस्सा दिखाई दे रहा था। चेहरा पूरा पानी से सफ़ेद पड़ चुका था। कपड़े, बाल, चेहरा सब पानी में भीगा हुआ था, और उसके पूरे बदन से पानी नीचे ज़मीन पर टपक रहा था। उसके लिए तो मैं जैसे वहाँ मौजूद ही नहीं था। वो किसी दूसरी ही चीज़ के लिए वहाँ आई हुई थी। और फिर मैंने वो सबसे बड़ी गलती की। मैं उसके सीधे बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया और सामने से उसके चेहरे को देखा। उसे देखते ही पता नहीं मुझे क्या हो गया। मेरे दिमाग में बहुत तेज़ दर्द उठा और मेरी आंखों में तेज जलन सी होने लगी, जैसे किसी ने जलता अंगार मेरी आंखों में भर दिया हो। और मैं चीखते चिल्लाते हुए वहाँ से पीछे हट गया। मेरी आवाज़ को सुनकर भैरव नींद से जाग उठा और उसने हड़बड़ाते हुए मुझसे पूछा, क्या क्या हुआ साहब, क्या हुआ? मैंने उसे खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, वहाँ कोई है। कुछ ही पल में मेरी आंखों की जलन थम गई। तब मैंने आंखें खोल कर देखा तो सामने खिड़की के पास कोई नहीं था। भैरव ने अब की बार डरते हुए पूछा, कौन है साहब? आपने किसे देखा साहब? उसके डरे हुए चेहरे को देख तब मैं अंदर ही अंदर ये सोचने लगा कि इसे क्या बताऊं कि मैंने अभी अभी एक औरत को देखा जो कि खिड़की के पास खड़ी थी, पानी में भीगी हुई थी। उसके बाल भीगे हुए और चेहरे से चिपके हुए थे। दोनों आंखें पूरी खुली थी, पर आंखों के अंदर पुतलियां ही नहीं थी। मुंह पूरा खुला था, लेकिन मुंह के अंदर हरी हरी काई थी, जैसे हमें किसी कुएं या नदी के पानी में नजर आती है। भैरव ने फिर पूछा, बताओ ना साहब, आपने क्या देखा? तो मैंने ठंडे दिमाग से कहा, अरे कुछ नहीं, बस भ्रम हुआ शायद। उस पल भर में उसके चेहरे का रंग उतर गया था और उसका चेहरा लाल लाल हो चुका था। लेकिन मेरी बात सुनकर अब वो मुझ पर गुस्सा होने लगा। साहब, ये तीसरी चौथी बार है कि आप मुझे डरा रहे हो। आप खुद को क्या समझते हो? आप कोई पुलिस हो? कौन हो आप और क्या जानना चाहते हो? भैरव गुस्से में कुछ भी बड़बड़ाए जा रहा था, तो मैंने उसे शांत करते हुए कहा, मैं कोई पुलिस वगैरह नहीं हूं, पर जो कुछ भी तुम्हारे अंदर है मुझे बता दो। शायद तुम्हारे दिल का बोझ उतर जाए, तुम्हें अच्छा लगे। कुछ देर शांत रहने के बाद भैरव ने फिर से मुझसे पूछा, आपने सच में किसी को देखा वहां? मैंने भी कहा, हाँ, सच में देखा। वो कोई औरत थी, खिड़की के पास खड़ी थी। वो घर के अंदर किसी चीज को देख रही थी, लेकिन जब मैंने पास जाकर उसके चेहरे को देखा तो उसका चेहरा डूबकर मरे हुए इंसान जैसा था, सफेद पड़ा हुआ, बिना आंखों का। शरीर पर और मुंह में हरी हरी काई थी। इतना होने के बावजूद भैरव मुझे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। लेकिन उस बारे में सोचते सोचते रात में कभी तो मेरी आंख लग गई। सुबह उठते ही मैंने चाय ली और भैरव को वहीं रोका। भैरव, सच क्या है मुझे बताओ। तब भैरव ने कहा,
मुझे जाना होगा साहब, आपके नाश्ते का इंतज़ाम करना है। मैंने फिर उससे थोड़ा गुस्से में ही कहा, नाश्ता मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है भैरव, और अगर तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया ना तो सीधे मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा और कहूंगा कि इंजीनियर के गायब होने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, क्योंकि मुझे अब तुम पर शक होने लगा है और मैं ये भी जानता हूं कि वो परछाई तुम्हें ही देखने आती है। तो भैरव ने अपनी सफाई में कहा, लेकिन मैंने उन साहब को नहीं मारा साहब। भैरव ने बातों बातों में मुझे ये बता दिया था कि पहले जो इंजीनियर यहां था वो भागा नहीं है, उसकी मौत हो गई है। तो मैंने उसे पकड़ते हुए पूछा, मतलब वो भागा नहीं है, मतलब कंपनी को गलत खबर दी गई थी और तुमने मारा नहीं है, मतलब उसका जरूर खून हुआ है ना? मेरे सवाल सुनकर भैरव शांत बैठ गया और अपने हाथों से इशारा करते हुए मुझे शांत रहने को कहा। बताता हूं, ठीक से बताता हूं साहब। राशि नाम था उनका। पहले जो इंजीनियर साहब यहां रहते थे उनकी पत्नी, कुछ महीने पहले वो यहां आई थी उनके साथ, पर उनमें कभी बनती नहीं थी। वो किसी न किसी बात को लेकर हमेशा झगड़ते रहते थे और ऐसे ही एक दिन वो घर छोड़कर चली गई। उनके पति को उन पर शक था शायद। उन्हें हमेशा लगता कि उनका बाहर कहीं चक्कर चल रहा है। उनकी बातों से तो मुझे हमेशा यही लगता था। उस वक्त मैं यहाँ घर में सारे काम किया करता था। वो जब भी यहाँ आती उनमें हमेशा झगड़ा ही होता था, इतना कि कभी कभी वो इंजीनियर साहब बहुत गुस्सा हो जाते थे और एक दिन उन्होंने मुझे कुछ सामान लाने के लिए दूसरे शहर भेज दिया। रात में जब वापस आया तो मैंने देखा कि उनकी पत्नी आंगन में बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी और तब वो उसके गले में पत्थर बांध रहे थे। फिर उन्होंने उसे उठाकर घर के पीछे वाले कुएं में धकेल दिया। मैंने उन्हें वो करते हुए देखा था तो उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कुछ पैसे देने का वादा किया। वो सब होने के कुछ दिन बाद उन्होंने कई बार मुझसे एक बात का जिक्र किया था कि उन्हें राशि, मतलब उनकी पत्नी, दिखाई देती है इसी घर के खिड़की के बाहर, बिल्कुल वैसी ही जैसी आपने बताई थी। और उसके कुछ ही दिन बाद साहब गायब हो गए। मैं किसी चक्कर में फंसना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने लोगों से झूठ कहा। अब वो सच में मर गए हैं या पैसे लेकर कहीं भाग गए हैं मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन ये उनकी पत्नी की आत्मा है जो मुझे मार देना चाहती है। और साहब मैंने कुछ नहीं किया। मैं डर गया था कि कहीं मैंने किसी को कुछ बताया तो मैं ही फंस जाऊंगा। भैरव की बात सुनकर मैंने भैरव से कुछ नहीं कहा। सच कहूं तो मुझे अब भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि भैरव जो बता रहा है अगर वो सच है तो वो इतना क्यों डर रहा था? उसे देख कोई भी कह सकता था कि भैरव को अपनी मौत का डर सता रहा है। आखिर में उसने डरते हुए ही कहा, साहब अगर कुछ दिखाई दिया तो मुझे जगा देना। उसकी इस आवाज़ में डर था। इस बार भी उसकी आवाज़ कांप रही थी। मेरे मन में अब भी कई सवाल थे, मतलब भैरव जो मुझे बता रहा था सब सच में वैसा ही हुआ था या अब भी वो मुझसे कुछ छुपा रहा है? भैरव ने हमेशा की तरह शराब की बोतल मुंह को लगाई और कुछ ही देर में उसकी आंख तक लग गई। जब मेरी आंख खुली तो महसूस हुआ कि कमरा बंद होने के बावजूद कमरे में ज़रूरत से ज़्यादा ठंड है। हालांकि लालटेन की वजह से कमरे में थोड़ी बहुत गर्मी रहती है, लेकिन अचानक ही वहाँ अजीब सी, कड़वी सी, सड़न जैसी बदबू आने लगी, जैसे मुझे पहले दिन यहाँ आने पर आई थी। कमरे के अंदर की हवा में एक तरह का भारीपन था। मुझसे तो सांस तक नहीं ली जा रही थी, घुटन सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे झट से उठकर कमरे से बाहर चला जाऊं। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा। तब मैंने किसी तरह अपनी आंखें खोली। आंखें खोलने में भी मुझे तकलीफ हो रही थी। मैं अपना सिर तक घुमा नहीं पा रहा था। मैंने अपनी नज़र यहाँ वहाँ घुमाकर कमरे में देखने की कोशिश की तो वो वहीं खड़ी थी, पास ही, भैरव के बिस्तर के पास, और झुककर उसे देख रही थी। उसे देख उस हालत में भी मेरा दिल दहल उठा। पल भर में कई सारी बातें दिमाग में दौड़ रही थी, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अब तक जो घर के आसपास मंडरा रही थी वो काली परछाई अब घर के अंदर आ चुकी थी। वो किसी चीज का इंतजार कर रही थी शायद। तभी मैंने खिड़की के बाहर देखा। बाहर जरा भी चांद की रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। शायद आज अमावस की रात थी। तब मैं समझ गया कि भैरव के पास जो भी चीज खड़ी है
वो कोई इंसान नहीं है, वो ज़रूर कोई अमानवीय शक्ति है जिसे हम भूत पिशाच कहते हैं। इतना अंधेरा होकर भी मैं उसे साफ साफ देख पा रहा था, जैसे वो परछाई खुद रोशनी से भरी हुई लग रही थी। वो भैरव के बिस्तर के पास खड़ी थी। ये मेरी नज़र से मुझे दिखाई दे रहा था, लेकिन भैरव को उस वक्त क्या नज़र आ रहा था इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। वो उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर उससे ठीक से बोला तक नहीं जा रहा था। माफ करो, मैंने नहीं, साहब ने बोला, मेरी गलती नहीं है। तभी वो परछाई और थोड़ा नीचे झुकी, बिल्कुल भैरव के चेहरे के सामने। उसके गीले बाल भैरव के चेहरे को छू रहे थे, पर शायद भैरव की भी हालत मेरे जैसी थी। वो भी अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। उसके गीले बालों से पानी भैरव के चेहरे पर टपक रहा था। भैरव उससे माफी मांग रहा था, रो रहा था, पर अगले ही पल उस परछाई ने अपनी बाहें फैला दी और भैरव को अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो देख मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले कुछ सेकंड तक मैंने बस दम घुटने की और तड़पने की आवाज़ सुनी। मैं तब ये सोच रहा था कि शायद मैं अपनी जगह से उठ भी जाता, लेकिन मैं क्या कर पाता? क्या मैं उस परछाई को रोक पाता? क्या उसकी ताकत के आगे मैं टिक पाता? अगले कुछ 6-7 सेकंड्स बाद वो घुटन सी भरी तड़पने की आवाज़ भी आनी बंद हो गई और सब कुछ एकदम शांत हो गया। तब मेरे शरीर पर जो दबाव था वो भी खत्म हो चुका था। कमरे के अंदर की बदबू अचानक गायब हो गई। मुझे समझते देर नहीं लगी कि सब खत्म हो चुका है। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और फिर एक नज़र भैरव को देखा। भैरव अपने बिस्तर में एकदम शांत पड़ा हुआ था। मैं अपनी जगह से उठकर भैरव की ओर गया और उसे आवाज़ दी, भैरव, भैरव। और उसका कोई जवाब नहीं आया। उसमें कोई हलचल ही नहीं थी। वो मर चुका था। तड़प तड़प कर भैरव की मौत हो गई थी। मैं कमरे से बाहर चला गया और मैंने हमेशा की तरह सिगरेट सुलगाई। मैं जानता था कि अब सब शांत हो चुका है। भैरव की कहानी का शायद यही अंत था। सुबह होते ही मैंने गांव के एक आदमी को डॉक्टर को लाने को कहा। डॉक्टर के बताने से पहले ही मैं जानता था कि उसकी मौत का कारण क्या होगा, और डॉक्टर ने भी वही कहा, हार्ट फेल। मैंने वहाँ जो भी कुछ हुआ था वो किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं जानता था कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन मैंने कंपनी से कहकर केस की जांच करने को कहा। जांच के दौरान मुझे भैरव के घर पर एक पैसे का बैग मिला और एक डायरी मिली। वो डायरी इंजीनियर साहब की थी, पर शायद भैरव को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वो समझ नहीं पाया कि उसमें क्या लिखा है। नहीं तो अब तक उसने उसे भी जला दिया होता। भैरव ने मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। उस डायरी के आखिरी कुछ पन्नों पर इंजीनियर की पत्नी और भैरव के नाम का जिक्र था, जिसमें उन्होंने कुछ पन्नों पर उनके बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ था। 5 नवंबर। आज राशि यहाँ आई थी, लेकिन हमेशा की तरह पूरा दिन झगड़ने में ही चला गया। अब मैं उससे तंग आ चुका हूँ। मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। शाम होने से पहले गुस्से में ही वो वापस शहर चली गई। 5 नवंबर से पहले भी बहुत सारे पन्नों पर उनके झगड़ों का ही जिक्र था, लेकिन एक तारीख थी जिसमें भैरव का नाम लिखा हुआ था, 27 नवंबर। आज मैंने मेरा एक खास काम करवाने के लिए भैरव को कुछ पैसे देने का वादा किया है। तब मुझे डर लग रहा था, लेकिन काम होने के बाद मुझे काफ़ी सुकून मिला। 28 नवंबर। आज कंपनी की तरफ से बांध के काम के लिए 10 लाख रुपए मेरे पास पहुंचाए गए हैं। 29 नवंबर। आज मुझे वो खिड़की के बाहर दिखाई दी। उसके कपड़े गीले थे, बाल खुले और चेहरे पर बिखरे हुए थे, और वो मुझे घूर रही थी। 30 नवंबर के आगे कुछ भी नहीं लिखा था, और 30 नवंबर की रात से ही इंजीनियर गायब था। मतलब साफ था, इंजीनियर की पत्नी को सिर्फ उन्होंने ही नहीं मारा था, उसे मारने में भैरव का भी बराबर का हाथ था, और उनकी पत्नी की आत्मा ने उन्हें और भैरव को मारकर अपनी मौत का बदला ले लिया था। लेकिन भैरव ने इसलिए झूठ बोला क्योंकि कंपनी के सारे पैसे उसके पास थे, और वैसे भी राशि के बारे में वहाँ कोई भी कुछ नहीं जानता था, क्योंकि वो कभी कभार ही वहाँ आती थी। तो अब रहे इंजीनियर साहब, वो तो अपने आप ही गायब हो चुके थे। तो भैरव को डर इस बात का था कि कहीं कंपनी ने उनके गायब होने के बजाय खून के बारे में जांच पड़ताल की
तो राशि की मौत का भी पता चल सकता था और फिर खामखा ही मामला बढ़ जाता और फिर शायद भैरव का जुर्म भी सामने आ जाता। इसलिए जांच के दौरान उसने राशि का जिक्र तक नहीं किया और बस इंजीनियर साहब के अचानक गायब होने के बारे में ही बताया था। सबसे ज़रूरी बात मुझे ये पता लगी कि जिस मकान में हम रह रहे थे वो मकान भी भैरव का ही था। थोड़ी और खोजबीन करने के बाद घर से दूर थोड़ी ऊंचाई पर उन दोनों की लाशें बरामद हुई। भैरव ने ही उन्हें कुएं से निकालकर घर से दूर ले जाकर एक सुनसान जगह पर दफना दिया था।